चलिए देखिएगा, आज हम लोग यूपी को कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश। राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लेकिन इसका हाई कोर्ट लखनऊ में नहीं है ना। इसका हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में इसका हाई कोर्ट है। इसका हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद, प्रयागराज, है ना। कहाँ है? प्रयागराज में है। लेकिन उसका खंडपीठ भी है। जैसे बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में। बिहार को चूंकि यहाँ उतना जनसंख्या नहीं है जितना यूपी का जनसंख्या है। यूपी का जनसंख्या लगभग 22 करोड़ के आसपास है ना। यहाँ का जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। तो इस कारण इसका दो है, एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है, और ऐसे उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट वो है इलाहाबाद या प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का पहले हम लोग थोड़ा सा विभाजन समझ लेते हैं, उसके बाद जगह को समझेंगे। मैदानी भाग में इसका अगर विभाजन देखें तो ए वाला साइड जो सबसे पश्चिम साइड में है ना। अगर एक उत्तर प्रदेश का मैप है तो ए वाला एरिया इसको बोलते हैं रोहिलखंड का मैदान। इसको बोला जाता है रोहिलखंड का मैदान। इस साइड पूरब का एरिया है ना, तो इसको बोला जाता है अवध का मैदान। और नीचे का एरिया जो है वो गंगा का मैदान। सबसे बड़ा भाग जो है वो गंगा का मैदान है। अब इसका राजनीतिक रूप में जरा सा समझेंगे। अगर ये यूपी का भाग है तो इधर जो एरिया है पूरब में है, तो इसको बोला जाता है पूर्वांचल, है ना। इसको क्या बोला जाता है? जब यूपी में इलेक्शन होगा तो बताया जाएगा अभी पूर्वांचल में इतना सीट है, मतलब क्या इस एरिया में, है ना, जिधर गोरखपुर वगैरह साइड में, है ना। तो इधर ये हो गया आपका पूर्वांचल, और इधर पश्चिम है ना, तो ये हो गया पश्चिम प्रदेश। यूपी का एक भाग क्या हो गया? पश्चिम प्रदेश। ये भाग हो गया पूर्वांचल। और बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं अवध। बीच के भाग को अवध। और नीचे का भाग जो है ना इसको बोला जाता है बुंदेलखंड। इसको क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड। यही बुंदेलखंड में ये जगह था झांसी, है ना, जहाँ की रानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड का उसमें जिक्र होता है ना। ये आपका बुंदेलखंड का एरिया है। अब समझ लेते हैं इसमें कौन सा जगह कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो एक नंबर पे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो एक नंबर पे है आपका सहारनपुर। सहारनपुर में ही आता है एक जगह देवबंद। 2 नंबर पे देवबंद मदरसा के लिए जाना जाता है। यहाँ लगभग एशिया में एक बहुत बड़ा मदरसा है, एशिया में अपना पहचान रखता है। ये मदरसा है। मदरसा मुस्लिम शिक्षा के लिए, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा के लिए वो लोग, धार्मिक शिक्षा वगैरह के लिए वो लोग बनाता है जूनियर क्लास के लिए। तो ये मदरसा है। दूसरा नंबर में क्या है? देवबंद। देवबंद किसके लिए जाना जाता है? मदरसा के लिए। 3 नंबर में देखिएगा शामली। ये जगह है शामली। हरित क्रांति का नाम आप लोग सुने हैं, है ना? हरित क्रांति का नाम सुने हैं। हरित क्रांति में देखिएगा, हरित क्रांति का शुरुआत भारत में कब हुआ था? हरित क्रांति का शुरुआत 1966-67 में कब हुआ था? 66-67। भारत में इसके जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है, लेकिन विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। पिछला बार बिहार एसएससी मेंस का क्वेश्चन आया था कि नॉर्मन बोरलॉग जो थे कहाँ के, किस देश से जुड़े हुए? अमेरिका से। दरअसल थे मैक्सिको का, लेकिन अमेरिका में बस गए थे। तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता कौन है? ये तो हरित क्रांति के जनक के रूप में हो गया। शब्द के जन्मदाता है विलियम गॉड। कौन है? विलियम गॉड। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपका शामली से। कहां से हुआ था? एग्जैक्ट जगह था शामली। कहां था? शामली। यहीं से हरित क्रांति का शुरू। हरित क्रांति कहने का अर्थ क्या है? क्रांति का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज में अचानक परिवर्तन हो जाना। जैसे सूचना क्रांति। अभी आप जब 2014 का लोकसभा चुनाव से पहले का देखिएगा, जब जियो नहीं था तो क्या उस समय सूचना क्रांति आया था? उतना नहीं आया था। वो WLL वाला फोन चलता था, बहुत मोबाइल भी उतना घर घर नहीं था, इतना टावर भी नहीं था, है ना। तो लेकिन अचानक जियो के आने से सूचना क्रांति आ गया। अचानक परिवर्तन हो जाना, ये क्या होता है? क्रांति को दिखलाता है। तो हरित क्रांति में उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग, हाई यील्ड वैरायटी,
क्या होता है HYV, हाई ईल्ड वैरायटी, मतलब एक उच्च किस्म के बीज का प्रयोग करके उपज को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाया गया, जो शुरुआत कहां से हुआ, शामली से। इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया कौन, पंजाब और हरियाणा, है ना, पंजाब और हरियाणा। फिर देखिएगा उसके नीचे 4 नंबर में ये जगह है बागपत। आप सुने होंगे रामायण में कि हनुमान जी को जब जा रहे थे यहाँ से क्या संजीवनी बूटी लेकर हिमालय से जा रहे थे, तो यूपी में कोई जगह पर वो भरत जी का तीर लगा था, वो गिर गए थे, है ना। तो वो कौन सा जगह था, बागपत। वो कौन सा जगह था, बागपत। तो हनुमान जी को तीर कहाँ लगा था, वो कहाँ पे गिरे थे, एक बार बागपत में। बागपत के नीचे देखिएगा 4 से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बागपत है और इस साइड में 5 नंबर पे, है ना। ये है आपका मेरठ, मेरठ है। मेरठ में अभी क्रिकेट वगैरह का बल्ला वगैरह जो बनता है ना, तो कहाँ, मेरठ में। 1857 की क्रांति की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी, 1857 क्रांति की शुरुआत। ये क्या है आपका मेरठ, ये कौन सा जगह है, मेरठ। तो मेरठ में 1857 की क्रांति की शुरुआत भी 10 मई 1857 को। 11 मई को कहाँ चला गया था, वो दिल्ली में क्रांति शुरू हो गया था, दिल्ली में क्रांति शुरू हो गया था 10 मई को मेरठ में, है ना, यहीं से शुरुआत हुआ था। तो ये कौन सा जगह, मेरठ है। 6 नंबर में देखिएगा, 6 नंबर में गाजियाबाद है। 6 नंबर में कौन सा जगह है, गाजियाबाद। इस ओर दिल्ली है ना, यहाँ पे दिल्ली है, बिल्कुल दिल्ली से सट कर है ना, दिल्ली से सट कर गाजियाबाद है। क्या दिल्ली के एरिया में आएगा ना गाजियाबाद, तो इसलिए इसको एनसीआर बोलते हैं। एनसीआर के अंतर्गत, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, इसके अंतर्गत गाजियाबाद आता है, इसके अंतर्गत गाजियाबाद आता है, ठीक है। 7 नंबर में देखिएगा, ये है आपका अलीगढ़। 7 नंबर में क्या है, ताला परियोजना कहाँ है, ताला उद्योग है। ताला परियोजना कहाँ है, भूटान में। ताला चूखा दो गाछू परियोजना कहाँ है, भूटान में। लेकिन ताला उद्योग अलीगढ़, वहां पे मार के आ जाइएगा, ताला परियोजना तो अलीगढ़, है ना। यहाँ क्या है, ताला उद्योग है, ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। 8 नंबर में जगह देखिएगा, ये है आपका वृंदावन। किन से जुड़ा हुआ है जी, वृंदावन, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, है ना। वृंदावन किन से, कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है ना। अब मथुरा भी कृष्ण से जुड़ा। वृंदावन में आप जाइएगा ना, तो हाँ इनका लगातार कथा चलते रहता है, बहुत ही अच्छा, शाम में जाए बड़ा खूबसूरत लगता है वहाँ पे। तो ये वृंदावन हो गया। अब मथुरा, 8 नंबर क्या है, वृंदावन, 9 नंबर मथुरा, क्लियर। 1 नंबर क्या था, 2 नंबर में किसके लिए, मदरसा के लिए। 3 नंबर में शामली, किसके लिए, हरित क्रांति। 4 नंबर बागपत, 5 नंबर मेरठ, 6 नंबर में गाजियाबाद, 7 नंबर अलीगढ़, 8 नंबर 9 नंबर मथुरा। और 10 नंबर में देखिएगा तो ये है आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था कौन, अकबर। अकबर ने, क्योंकि फतेहपुर सीकरी इधर के बॉर्डर से, आपको ये राजस्थान के बॉर्डर से लगता है, तो राजस्थान के बॉर्डर से यहाँ से पानी की कमी हो गया था बहुत ज्यादा, जिसके कारण इसके पास मजबूरी हो गया राजधानी चेंज करने का। तो ये राजधानी चेंज करके फिर क्या बनाया, आगरा। राजधानी चेंज करके फिर कहाँ बनाया था, आगरा राजधानी को बनाया था। तो इसके बाद 11 नंबर में क्या है, आगरा। 11 नंबर में क्या है, आगरा। आगरा में आपका ताजमहल है ना। आगरा में क्या है, ताजमहल है, ताजमहल के लिए जाना जाता है। ताजमहल को किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनाया था। 12 नंबर में आइएगा तो ये है आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को चूड़ियों के लिए जाना जाता है। चूड़ी के लिए कौन सा जगह जाना जाता है भारत में, फिरोजाबाद। अब चूड़ी के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है सुहाग नगरी, समझे। इसलिए जो सुहागन स्त्री होती है वो चूड़ी पहनती है ना, तो उसके लिए सुहाग नगरी के रूप में किसको जाना जाता है, फिरोजाबाद को। 13 नंबर में आ जाए नीचे में, तो ये है आपका झांसी। ये क्या है, झांसी। यही झांसी के राजा थे गंगाधर राव, है ना।
अब वाराणसी का कौन थी? मनु, लक्ष्मीबाई, है ना। इनका शादी हुआ था गंगाधर राव के साथ, इनका शादी हुआ था गंगाधर राव के साथ। अब यहाँ से हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। ये 4 नंबर में क्या था? बागपत, है ना। 5 नंबर में मेरठ। अब इससे ऐसे बढ़ेंगे आगे की ओर, तो ये जगह है 14 नंबर में। 14 नंबर में आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है? पीतल के बर्तन के लिए। किसके लिए? पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है मुरादाबाद। ये कौन सा जगह है? मुरादाबाद। ये पीतल के बर्तन। इसके बगल में देखिएगा 15 नंबर में ये है रामपुर। रामपुर किस लिए जाना जाता है जी? चाकू के लिए, चाकू के लिए ना, रामपुर का चाकू। आम जो चाकू इधर जो मिलता है वो सब सैनिक लोग जो यूज करता है, गोरखा जो रेजिमेंट होता है वो लोग को एक चाकू मिलता है, वो लोग एक चाकू रखता है और उस चाकू को बोला जाता है खुरमा या क्या बोला जाता है शायद। वो चाकू हमेशा अपने पास रखता है। वो चाकू कहाँ बनता है? यहाँ रामपुर में बनता है ना। चाकू कहाँ बनता है? रामपुर में बनता है। 15 नंबर में क्या है आपका? रामपुर है। 16 नंबर में देखिएगा ये है आपका बरेली, है ना। बरेली की है ना, बरेली और रायबरेली अलग है ना। बरेली और रायबरेली अलग है। ये क्या है 16 नंबर में? बरेली। आप बरेली से ऐसे ऊपर जाइए 17 नंबर, ये है आपका पीलीभीत। बरेली से ऊपर जाइएगा तो ये क्या है? पीलीभीत। पीलीभीत जो है ये तराई क्षेत्र है, क्योंकि ऊपर से नदियां बहुत सा बहती है और तराई क्षेत्र आपको बताया था यहाँ पर पानी लग जाता है ना, इसलिए इसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। क्या है? पीलीभीत। पीलीभीत से ही सीधे बढ़िएगा तो एक जगह है यहाँ पे बीच में, है ना, ये श्रावस्ती है, इसके बीच में ये जगह है। यहाँ पे मतलब पीलीभीत में ही कह सकते हैं। पीलीभीत में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आपको आता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यूपी में है, बाघ के लिए जाना जाता है। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये पीलीभीत है, ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसी के बगल में एक जगह है श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया है। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। अंगुली माल डाकू कहाँ का था? श्रावस्ती का ही था। अंगुली काट के माला पहन लेता था। कहाँ का था? श्रावस्ती का ही वो था। कौन? अंगुली माल डाकू। और सबसे ज्यादा उपदेश भी महात्मा गांधी कहाँ दी? महात्मा गांधी का जब मृत्यु हुआ तो उसको महात्मा बुद्ध, है ना, महात्मा गांधी बोला गया। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध, है ना। महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हुआ तो उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। इसका मतलब क्या है? जैसे क्या होता है कि कोई साधारण व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसको बोला जाता है देहांत, है, देहांत हो गया, देह का अंत हो गया या फिर मृत्यु हो गया। लेकिन वही कोई महान व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसको बोलते हैं निर्वाण। उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण। बहुत महान व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। समझे? साधारण व्यक्ति का तो मृत्यु हो गया, मर गया, और ऐसे कोई महान व्यक्ति का होता है तो निर्वाण। अब बहुत महान व्यक्ति का होता है तो महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। इनको महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में हुआ। वहां तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे ना। कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो अगला 18 नंबर में है गोरखपुर, इसी के बगल में है कुशीनगर, यहीं पे है देवरिया, है ना। 18 नंबर में क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर में जो हवाई अड्डा है ना, यहाँ आप फोटो नहीं ले सकते हैं। सभी जगह हवाई अड्डा पे आप फोटो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं ले सकते। कारण क्या है कि एयर फोर्स का भी साइड में लैंड करने के लिए ट्रैक बनाया हुआ है। तो इस कारण से यहाँ पर वो चीज नहीं आप दिखा सकते हैं। तो इस कारण से यहाँ फोटो नहीं ले सकते गोरखपुर में, है ना। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। राप्ती, ताप्ती नहीं, राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। किस नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे है। यहीं से न जीत के आपका योगी आदित्यनाथ जाते थे, है ना। तो ये राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। ये कौन सा जगह है? कुशीनगर। स्टार मार्का में कौन सा जगह है? कुशीनगर। 19 नंबर में देखते हैं यहाँ पे, ये है आपका जौनपुर। अकबर के समय, है ना, जौनपुर एजुकेशन के लिए जाना जाता था। शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत ज्यादा था जौनपुर में।
एजुकेशन ज्यादा होने के कारण इसको उस समय से ही भारत का सिराज कहा जाने लगा। भारत का सिराज मतलब यहाँ एजुकेशन बहुत ज्यादा था, इस कारण से इसको भारत का सिराज कहा जाने लगा। किसको? जौनपुर को। तो जौनपुर को किस क्या बोला जाता है? भारत का सिराज बोला जाता है। 20 नंबर में देखिएगा, ये है आपका वाराणसी। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए शिक्षा बहुत बड़ा एक साधन है ना। आप जनसंख्या को कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब सबको शिक्षित कर दीजिएगा। सब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप जनसंख्या धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। सबसे अच्छी चीज क्या है? ये देखिएगा, अभी चाइना को देखिए, चाइना क्या था? एशिया का मरीज के रूप में जाना जाता था। अभी अपने शिक्षा को इतना बेटर कर लिया, अब एशिया का वो डॉक्टर बन गया। मतलब सबसे एशिया में तो सबसे टॉप चला गया, तो समझिए एशिया का मरीज से एशिया का डॉक्टर हो गया वो। तो शिक्षा को बेटर कर दीजिएगा, अपने आप सारा चीज कंट्रोल हो जाएगा। 20 नंबर में देखिएगा, ये है आपका वाराणसी। 20 नंबर में क्या है? वाराणसी। 20 नंबर में क्या है? वाराणसी। वाराणसी से चुन कर गए हैं नरेंद्र मोदी, है ना, जो भारत के प्रधानमंत्री। वाराणसी में से चुन के गए हैं। तो क्या है आपका? वाराणसी। वाराणसी बाबा विश्वनाथ नाथ का मंदिर यही है, काशी में, है ना। तो ये आपका है क्या? वाराणसी। 21 नंबर में देखिएगा, तो 21 नंबर में आपका है सारनाथ। सारनाथ सिंह स्तंभ को सारनाथ से ही लिया गया ना, चिन्ह जो है हमारा उसमें सिंह स्तंभ शब्द में जैसे देखते होंगे, और वहां पे नीचे में होगा सिंह स्तंभ, है ना। तो सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। अशोक का स्तंभ, अशोक जो एक स्तंभ था उससे लिया गया है। ये कौन सा है? सारनाथ। उसके नीचे देखिएगा, ये है मुगल सराय। 22 नंबर में 22 नंबर में क्या है? मुगल सराय का नाम चेंज हो गया स्टेशन का। क्या नाम हो गया? दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एक बार हम जा रहे थे, हमको दरअसल मुगल सराय और वाराणसी के बीच ज्यादा का दूरी नहीं है, बहुत ज्यादा 10 या 12 किलोमीटर का अंतर है। लेकिन ट्रेन से आप जाइएगा ना, तो ये दोनों के बीच का 1 घंटा का गैपिंग हो जाता है। तो हमको जल्दबाजी में मुगल सराय आना था, एक गाड़ी पकड़ना था, तो वहां पर टेम्पू पकड़ लिए, और टेम्पू पकड़ के आने लगे तो वो हल्ला करते रहता है, मुगल सराय मुगल सराय। तो अब चूंकि उसका नाम चेंज हो गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो हम पूछे कि इसको चेंज होने से आप लोग को कोई दिक्कत है क्या? तो वो बोला कि बहुत दिक्कत है। उन्होंने कहा है वो लोग गुटखा खाते रहता है टेम्पू वाला। अब गुटखा खाते रहता है, मुगल साहब करते रहता है। अब पंडित दीनदयाल बोलता है तो गुटके फेंका जाता है बाहर। इस कारण से वो आज भी मुगल सराय बोलता है। इस कारण से वो आज भी मुगल सराय बोलता है। 23 नंबर में 23 नंबर में आपका ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर में है मिर्जापुर, है ना। 23 नंबर में क्या है? मिर्जापुर कालीन के लिए जाना जाता है ना। वो कालीन लेके नहीं आता है, कालीन वाला भैया भैया कर करके, है ना। वो मिर्जापुर किस लिए जाना जाता है? कालीन के लिए जाना जाता है। वो कालीन दिखता नहीं है ना, कालीन के लिए जाना जाता है मिर्जापुर। 24 नंबर में देखिएगा, तो 24 नंबर में आपका है प्रयागराज। अभी इलाहाबाद का नाम बदल के क्या हो गया है? प्रयागराज। यहीं पर हाई कोर्ट है, यहीं पर हाई कोर्ट है। इसी का खंडपीठ है लखनऊ में। इसी का खंडपीठ कहाँ है? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है इसलिए उच्च न्यायालय बढ़ाया गया, तो इसका खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। इलाहाबाद में यहाँ इलाहाबादी अमरूद को जाना जाता है, संगम भी यही है ना, गंगा जमुना सरस्वती का। इलाहाबादी अमरूद के रूप में जाना जाता है। अकबर के समय इसका नाम इलाहाबाद पड़ा था, है ना। दीन इलाही धर्म आया था ना, उसी समय इलाहाबाद नाम पड़ा था। यहाँ इलाहाबादी अमरूद यहाँ का फेमस है, बड़ा बड़ा अमरूद है ना। 25 नंबर में देखिएगा, तो यहाँ पर है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी में एक अभिलेख था अशोक का, जिसको अकबर ने लेके चला गया था इलाहाबाद, यहाँ से कबार के इलाहाबाद ले गया था। यानी कौशाम्बी अभिलेख को कहाँ लेके चला गया था? इलाहाबाद। उस अभिलेख वो जो पत्थर का बना हुआ था, उसका नाम था, उनकी एक पत्नी थी कारूबाकी, तो उनके नाम पे उनके बारे में उसमें लिखा हुआ था अभिलेख में। तो कारूबाकी के बारे में लिखा हुआ था, इसलिए इस अभिलेख को कौशाम्बी अभिलेख को क्वेश्चन आएगा कि कौशाम्बी अभिलेख को क्या और किस नाम से जानते हैं? तो रानी का अभिलेख, समझे। तो रानी का अभिलेख रहेगा तो कौशाम्बी अभिलेख या रानी का अभिलेख। अब कहाँ चला गया है? इलाहाबाद में। कौन लेके गया है?
अकबर ने। कौन लेके गया है? अकबर ने। इससे थोड़ा सा बैक आते हैं, ये 24 नंबर है, यहाँ स्टार लगा हुआ है ना। ये जगह है आपका रेणुकूट। ये कौन सा है? एल्युमिनियम का फैक्ट्री है यहाँ पे, समझे? यहाँ एल्युमिनियम का फैक्ट्री है। यहाँ एक परियोजना है, रिहांद नदी है, यहीं पे एक परियोजना है गोविंद वल्लभ पंत बांध। गोविंद सागर अलग है ना। ये है गोविंद वल्लभ पंत बांध, ये रिहांद नदी पर है। ये परियोजना से जितना बिजली उत्पन्न होता है ना, वो सब का सब बिजली इसी फैक्ट्री में जाता है। उसका सारा उपभोग कौन करता है? यही फैक्ट्री करता है। क्लियर? अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में आपका है रायबरेली। ये कौन सा जगह है? ये है आपका रायबरेली। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है ना। बताए थे ना आप, रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है। इसी के ऊपर देखिएगा, ये है अमेठी। अमेठी से लड़ते हैं। पहले राजीव गांधी लड़ते थे, बाद में उनके बाद वो सीट राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी लड़ने लगे। लेकिन राहुल गांधी 2 जगह से इस बार लड़े थे, है ना। एक वायनाड केरल से और एक अमेठी से। अमेठी से हार गए, यहाँ से स्मृति ईरानी जीत गई, है ना। इसी के ऊपर देखिएगा, ये है आपका 28 नंबर में लखनऊ। 28 नंबर में क्या है? लखनऊ। लखनऊ नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है ना। लखनऊ नवाबों का शहर के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाते हैं आपको बताए भी थे, एक कहानी है ना, वाजिद अली शाह का कहानी। यहीं पर भूल भुलैया है, भूल भुलैया, उसमें चले जाइएगा तो भूल आ जाइएगा, है ना। यहीं पे क्या है? भूल भुलैया है। लखनऊ में आपका उच्च न्यायालय का क्या है? खंडपीठ है। 29 नंबर में देखिएगा, एक कन्नौज है। यहाँ पर एक जगह छूटा हुआ है, यहाँ पर एक जगह है कानपुर। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर। यहाँ बहुत सारा फैक्ट्री है कानपुर में, और ये सारा फैक्ट्री से जो गंदगी निकलता है वो गंगा में बहा देता है। इसी कारण गंगा को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे, वो जर्मनी से कारीगर को बुलाए थे। जर्मनी में चूंकि राइन नदी है, राइन नदी इतना उसका गंदगी साफ है, मतलब उसमें एक सिक्का भी फेंकिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो वो सोचे कि इसी की तरह मेरे गंगा को भी साफ कर दीजिए आप। तो साफ तो कर देगा, लेकिन एक तरफ से आप गंदा कीजिएगा, दूसरी तरफ से साफ करेगा, भाग गया सब। तो हमसे हमारे बस की बात नहीं है, तो वो चले गए। तो फिर एक कौन सा जगह है? कानपुर। 29 नंबर में जो जगह है, ये है कन्नौज। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद कन्नौज पे कब्जा करने के लिए, है ना, कन्नौज पे कब्जा करने के लिए आपका इधर से, इस साइड से, राजस्थान साइड से, कौन? राजस्थान साइड से, कहां से? इधर से, राजस्थान साइड से यहाँ कन्नौज पे कब्जा करने के लिए एक, दूसरा महाराष्ट्र से, दूसरा, एक मिनट, एक राजस्थान से गए थे, दूसरा महाराष्ट्र से। ये आपका जो राजस्थान से गए थे, ध्यान दीजिएगा इस पे, 3 शासक, त्रिपक्षीय संघर्ष। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, पिछला 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए कितने शासकों ने गया था। तो 3 शासक गया था। कौन कौन? एक था गुर्जर प्रतिहार, एक का नाम क्या था? गुर्जर प्रतिहार। एक का नाम था राष्ट्रकूट, जो राष्ट्रकूट महाराष्ट्र से गए थे, है ना। राष्ट्रकूट महाराष्ट्र से कन्नौज पे कब्जा करने गए। गुर्जर प्रतिहार आपका राजस्थान और गुजरात का एरिया है ना, राजस्थान से नीचे वाला एरिया, राजस्थान से बिल्कुल नीचे, नीचे साइड में, दक्षिणी राजस्थान साइड से, वहां पे शासक था गुर्जर प्रतिहार। और ये महाराष्ट्र राष्ट्रकूट। अब 5 शासक को पश्चिम बंगाल से, इधर इस साइड में पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ से पश्चिम बंगाल से कौन गया था? पाल। अब तीनों चाह रहा था कि हम कन्नौज पे कब्जा कर ले। अंत में जीता कौन? गुर्जर प्रतिहार। अंत में कौन जीता? गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज पे कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद देखिएगा, यही कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी भी किसको हराया था? हुमायूं को। हुमायूं को कौन हराया था? शेर शाह सूरी। कहाँ? कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में। उससे पहले चौसा के युद्ध में हराया था। चौसा, इधर देखिएगा, चौसा है बक्सर के पास में। यहाँ चुनार का किला है, चुनार के किला में हराया था
शेरशाह सूरी ने किनको? हुमायूं को हराया था। अब पुनः यहाँ हराया था कहाँ? कन्नौज में। कन्नौज में जब हुमायूं को हरा दिया तो हुमायूं यहाँ से फिर भाग गया था ना, दिल्ली छोड़ के। वो चला गया था ईरान भाग के चला गया था और बहुत दिन तक वहाँ रहा। 10-15 साल बाद वहाँ से फिर जब शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया था तो आया था। शेरशाह सूरी बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही योग्य शासक था, बिहारी था, है ना, अफगानी बिहारी था, अफगान का शासक था, बिहार में। क्लियर हो गया ये? कोई समस्या है इसमें? है? तो ये आपका प्रॉपर जगह यूपी का हो गया, ये चीज समझ गए। 1 नंबर में क्या था? सहारनपुर। 2 नंबर में 3 शामली। 4 नंबर बागपत। 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर अलीगढ़। 8 नंबर 9 नंबर मथुरा। 10 नंबर फतेहपुर सीकरी। 11 नंबर आगरा। 12 नंबर फिरोजाबाद। किस लिए जाना जाता है? चूड़ी के लिए, है ना, सुहाग नगरी। 13 नंबर झांसी, लक्ष्मीबाई, है ना। 14 नंबर मुरादाबाद, पीतल का बर्तन मुरादाबाद। 15 नंबर चाकू के लिए, है ना। 16 नंबर बरेली। 17 नंबर पीलीभीत। 18 यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क। आए श्रावस्ती, है ना, ये श्रावस्ती। 18 नंबर गोरखपुर। स्टार में कुशीनगर। किनका मृत्यु हुआ था यहाँ? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यही मिला था। इसके बगल में देखिएगा, इधर गोरखपुर से बिल्कुल साइड में इधर अयोध्या है ना। अयोध्या फैजाबाद जिला में था। अब दिक्कत क्या हुआ कि फैजाबाद का भी नाम बदल के कर दिया गया क्या? अयोध्या। एक जगह भी यहाँ अयोध्या है, अब फैजाबाद जिलों के नाम कर दिया अयोध्या। मान लीजिए यहाँ क्लास चल रहा है, अभी ये जहानाबाद जिला है ना। अब जहानाबाद जिला इस जगह का भी नाम जहानाबाद कर दिया जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो फैजाबाद जिलों का नाम अयोध्या हो गया और जगह भी अयोध्या है। ये कौन सा जगह है? अयोध्या। 19 नंबर जौनपुर। क्या बोला जाता है इसको? भारत का सिराज। 20 नंबर में वाराणसी। 21 नंबर 22 नंबर मुगल शाह पंडित दीनदयाल। 23 नंबर मिर्जापुर। किस लिए? यहीं पर बगल से भारत का समय निर्धारित किया गया मिर्जापुर से, है ना। आगे 24 नंबर प्रयागराज। 25 नंबर कौशाम्बी। 26 नंबर रामबरेली नहीं, रायबरेली। क्या है? रायबरेली। 27 नंबर अमेठी। 28 नंबर 29 नंबर स्टार मार्का में रेणुकूट। ये तो हो गया प्रॉपर इसका जगह। अभी करंट का बात समझ लीजिए। करंट में तत्काल अभी जो बनेगा आपका एक आपका अभी का न्यूज है, हाल फिलहाल का, मतलब 1 सप्ताह या 2 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह ही पहले, है ना, 1 वीक पहले आपका एक अधिनियम पारित हुआ है जिसके तहत यहाँ 2 नदियां हैं। एक इधर की ओर जो बहने वाली नदी है वो केन है। ये कौन सी नदी है? केन नदी है। और ये नदी है बेतवा नदी है। ये दोनों को जोड़कर केन और दरअसल ये नीचे का एरिया बुंदेलखंड का एरिया कहलाता है। पूरा ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये कानपुर है, ये रेणुकूट है ना। तो ये बेतवा और केन, इधर दरअसल इधर बेतवा नदी बहती है, इधर केन नदी बहती है, लेकिन बीच का जो भाग है पूरा सिंचाई रहित है। पानी का बहुत जबरदस्त सूखा पड़ जाता है, पानी का बहुत कमी है इस एरिया में। तो इसको भी संसद में पारित हुआ, केन और बेतवा को जोड़कर, है ना, केन बेतवा लिंक बनाया गया है। 8 सालों में इसको पूरा करना है इस काम को। इसके लिए जो पैसा लगेगा वो केंद्र सरकार देगी। कितना? 44,000 करोड़, 44,000 कुछ करोड़ है, तो लगभग में समझिए 44,000 करोड़ रुपया वो केन बेतवा प्रोजेक्ट पे लगेगी। एक कहाँ है? बुंदेलखंड के एरिया में है। इस बुंदेलखंड के एरिया में केन बेतवा प्रोजेक्ट अगर बन जाता है तो यूपी का ये एरिया भी हरियाली भरा हो जाएगा। क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, बुंदेलखंड वाला पहाड़ी एरिया इसलिए है कि नीचे मध्य प्रदेश से लगता है ना, मध्य प्रदेश से नीचे मध्य प्रदेश है ना, तो मध्य प्रदेश से लगता है, इस कारण ये पहाड़ी एरिया बन जाता है। देखिए ना यहाँ पे
यही भाग है ना। देखिए यही भाग है ना। ये नीचे मध्य प्रदेश है, नीचे मध्य प्रदेश है, इधर से राजस्थान, इधर से कौन लगता है आपका, थोड़ा सा रेणुकूट वाला जगह से छत्तीसगढ़। अब बिहार जो लगता है ना, बिहार लगता है यूपी के पूर्वांचल वाला भाग से, यानी गोरखपुर वाला एरिया से, है ना। और इसलिए पूर्वांचल वाला भाग को देखिएगा ना, बिल्कुल बिहारी बिहारी रूप में दिखते हैं वो लोग। वो लोग का भाषा भी बिहार टाइप का, गाजिया वाला में अलग भाषा, बिहार वाला में अलग भाषा है। बिहार वाला इधर पूर्वांचल वाला देखिएगा तो भोजपुरी भाषा आ जाता है। वही गाजियाबाद वाला एरिया इधर देखिएगा, है ना, ये वाला एरिया में देखिएगा आपका जो दिल्ली से सट कर है, तो यहाँ पर मेरे को तेरे को ज्यादा चलता है ना। मेरा एक दोस्त यहाँ पर पढ़ाता था होम ट्यूशन, तो वो पढ़ाने जाता था ना एक जगह, वो जो जिस बच्चा को पढ़ाता था वो भी तुम ताम कर देता था तो इस कारण से ये एरिया का खड़ी भाषा है, बिल्कुल हम सीधा सीधा। इधर भोजपुरी टाइप का लोग बोलते हैं। ये एरिया बुंदेलखंड कहलाता है। बुंदेलखंड जो बिल्कुल सूखा क्षेत्र है। यहाँ पर देखिएगा एक नदी है बेतवा और एक केन नदी, दोनों को जोड़कर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को चालू किया गया है। इसको 8 सालों में बनाना है। इस पे कितना पैसा लगेगा? 44,000 करोड़ खर्च आएगा। क्लियर? चलो कीजिए इसको।